हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर, आज हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये टॉपिक क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये समझने के लिए मैं आपको दो स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूं। वो दो स्टेटमेंट के बेस पे हम लोग सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, चैप्टर का इन डेप्थ नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। वो दो स्टेटमेंट, पहले दो स्टेटमेंट ऐसे समझ लो, वो है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, पहला वो लिख रहा हूं मैं। इट इज अ negotiable इंस्ट्रूमेंट। दूसरा, इट इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स ऑन डेटर्स एंड एक्सेप्टेड बाय डेटर्स। अगर ट्रस्ट में, अगर आप ये दो पॉइंट समझ गए तो आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, हम उसी की कोशिश में काम करेंगे। सब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, हम एक एग्जांपल से बात करते हैं। एक नहीं, कई एग्जांपल लेंगे। उस एग्जांपल का एक कैरेक्टर है जेठा। ठीक है, जेठा की दुकान में एक दिन भीड़े आए। अब हम सबको बताएं कि जेठा कौन है? सेलर है। भिड़े है परचेजर, बायर, जो बोलना है वो। तो जेठा की दुकान पे आया, उससे बोला मुझे ये सामान चाहिए, तो दिया। वो सामान था कुछ 1 लाख रुपए। कितने का? 1 लाख रुपए का। भिड़े ने बोला मुझे 1 लाख का माल चाहिए, उससे दिया, गुड्स दिया। अब बदले में भिड़े जेठा को क्या दे? क्या देगा? कैश। क्या देगा? कैश। डन। ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश ट्रांजेक्शन। जो कि हमारे सब्जेक्ट से, हमारे चैप्टर से लेना देना, ये सॉरी गलती से सब्जेक्ट बोल दिया, हमारे चैप्टर से लेना देना नहीं। ऐसे एक दिन दुकान पे आता है जेठा। ठीक है, अब जेठा की दुकान पे एक दिन आ गया, कौन मालूम है? अय्यर। तभी भी जेठा कौन है? सैलरी है। अय्यर कौन है? परचेजर। ओके, जेठा की दुकान पे एक और बंदे को लेके आते हैं उस दिन के लिए हम लोग, जेठा की दुकान पे तारक। तभी भी जेठा कौन है? सेलर है। अय्यर कौन है? परचेजर। ओके, ध्यान से चलिएगा, यही हम लोग का मेन एग्जांपल है। इसी के बेस पे हम लोग सब आगे चलेंगे। तो पहले मैं इधर बात शुरू करता हूं। जेठा की दुकान पे एक दिन तारक आया। तारक आके बोलता है जेठा मुझे ना 8 लाख का माल चाहिए। जेठा ने बोला लेके जाओ। तारक ने बोला ये पैसे मैं बाद में दूंगा। जेठा ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, कब? तारक ने बोल दिया 3 महीने बाद दे दूंगा। बराबर। तो ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन हुआ वो कौन से ट्रांजेक्शन का हुआ? क्रेडिट ट्रांजेक्शन का। जेठा के लिए ऑन द स्पॉट तारक क्या बन गया? डेटर बन गया। बराबर। और तारक के लिए ऑन द स्पॉट जेठा क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। हाँ या ना? कोई डाउट है यहां पे? सर यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन शॉर्ट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में जेठा और तारक के बीच में एक डेटर क्रेडिटर का रिलेशन बन, काइंड ऑफ ओरल एग्रीमेंट। काइंड ऑफ ओरल एग्रीमेंट। क्लियर? कोई डाउट? अब पिक्चर में ट्विस्ट आता है यहां पे। जेठा की दुकान पे एक दिन अय्यर आ गया। अय्यर ने बोला जेठा लाल मेरे को है ना 9 लाख रुपए का माल चाहिए। तो जेठा ने बोला ठीक है, माल तो मिल जाएगा, गुड्स ले लो अपने इधर से। लेकिन अय्यर ने ऑन द स्पॉट बोला पर एक प्रॉब्लम है। जेठा बोला क्या प्रॉब्लम?
पैसा अभी नहीं है, पैसा मैं बाद में दे। तो जेठा ने पूछा कब दोगे? जेठा अय्यर बोलता है मैं तुमको पैसा 6 महीने बाद दूंगा। जेठा बोलता है ठीक है 6 महीने बाद दोगे ना, चलेगा, बट ऐसे कई बातें सारी काल्पनिक है, इनका वास्तव से कोई लेने देना नहीं है। जेठा सीधा अय्यर को बोलता है मेरे को आप पे विश्वास नहीं है, भले आप बबीता जी के हस्बैंड ही क्यों ना हो, मुझे आप पे विश्वास नहीं है। तो इन शॉर्ट वो लोग दोनों के बीच में ये ओरल एग्रीमेंट हो सकता है क्या? द आंसर इज नो। तो ये लोग किस चीज के लिए इंसिस्ट करेंगे? अभी जेठा किस चीज के लिए इंसिस्ट करेगा? रिटर्न एग्रीमेंट, एक रिटर्न प्रूफ होना चाहिए। समझेगा नहीं? हाँ या ना? तो जैसे ही माल दिया, माल बड़ा वैसे आपने जो भी माल दिया वो उधारी पे ही दिया है, और रिटर्न एग्रीमेंट के लिए मतलब रिटर्न सब प्रूफ होना चाहिए। तो अभी आप ही मुझे बताओ किसको राइटिंग प्रूफ चाहिए? जेठा को। किसको सिक्योरिटी चाहिए? जेठा को। ये एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाएगा कौन? जेठा। इसी रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सीरीज ज्यादा ही वर्क कर दिया। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये इंस्ट्रूमेंट को ही हम लोग बोलते हैं, आई एम सॉरी, ये इंस्ट्रूमेंट को ही हम लोग बोलते हैं बिल। इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही होता है बिल। सर नेगोशिएबल का मतलब, नेगोशिएबल का सिंपल मीनिंग होता है ट्रांसफर। ट्रांसफरेबल बिल है ये। सर क्या है ये ट्रांसफरेबल? वो थोड़ी देर बाद समझते। तो अभी आप ही मुझे बताओ, जेठा और अय्यर के बीच में उधारी पे डील हुआ है कि कैश में डील हुआ है? सर उधारी पे। राइटिंग एग्रीमेंट हो रहा है कि ओरल एग्रीमेंट? सर राइटिंग एग्रीमेंट। किसको सिक्योरिटी चाहिए? किसको पैसे की चिंता है? कौन ये सब रिटर्न एग्रीमेंट का तामझाम पालेगा? सर जेठालाल। तो ये बिल भी कौन बनाएगा? जेठालाल। बराबर। सब बिल बनने और ये सब करने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा सा हाँ लग सकता है। तब तक के लिए कहना है जेठा के लिए अय्यर एक डेटर बन गया है, और अय्यर के लिए जेठा क्या बन गया? एक क्रेडिटर बन गया। हाँ सर। तो मैं वापस पूछता हूं बिल कौन बना रहा है? सर जेठा बना रहे। कहने से क्रेडिटर बना रहे। हाँ जेठा ही क्रेडिटर है। बिल किसके ऊपर बन रहा है? सर अय्यर पे बन रहा है। कहने से डेटर पे बन रहा है। हाँ सर। तो ये बनाया किसने? बिल जेठा ने। तो जब जेठा ये बिल बनाता है ना, तो बिल में कुछ चीजें लिखता है। सर क्या लिखेगा? कितने का माल बेचा? 9 लाख। तो बिल में लिखेगा 9 लाख लेना है। सर बिल का कोई फॉर्मेट नहीं है? फॉर्मेट है, बट अभी हम लोग फॉर्मेट पे ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपको चैप्टर का कंसेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है सर। अय्यर ने कितने महीने बाद पैसे देने का वादा किया है? 6 महीने। तो जेठा ने इधर लिख देना है 6 महीने। और जैसे ये बना के लिख के रेडी हो जाएगा, जेठा उसके ऊपर एक अपना साइन कर दे। बराबर, साइन कर दिया। अब साइन करने के बाद क्या अय्यर लायबल हो जाएगा मेरे को पैसा देने के लिए? नहीं सर। क्यों? एग्जाम्पल दे। मैंने खुद ने, मजाक में, सब मजाक है, मैंने खुद ने बहुत सारे लोगों के ऊपर बिल बना के रखे, तो क्या वो लोग मुझे पैसे दे देंगे? नहीं सर। मैं किसी के ऊपर भी बिल बना दूंगा। मैं तो शाहरुख खान पे बिल बना दूंगा, मैं अक्षय कुमार पे बिल बना दूंगा, मैं कार्तिक आर्यन पे बिल बना दूंगा, तो क्या वो लोग मुझे पैसे दे देंगे? मैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बिल बना दूंगा, तो क्या मुझे पैसे देंगे? नहीं सर। आप बना रहे हो, बना के रखो, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। मैंने ड्राफ्ट बना के रखा, मतलब जेठा ने वो बिल बना के रखा, ड्राफ्ट बना के रखा। वो ड्राफ्ट बना के वो किसको देता है? अय्यर। अय्यर के पास जैसे ही वो जाता है, अय्यर उसको पढ़ता है। अय्यर क्या करता है? उसको पढ़ता है। पढ़ता है, देखता है, उसमें 9 लाख लिखा है, हाँ, 6 महीना लिखा है, हाँ, सब कुछ ओके है। तो अय्यर उसके ऊपर भी अपना साइन करके एक्सेप्टेंस देता है। और वो एक्सेप्ट करके किसको देगा बिल?
सर वो जेठा को दे देगा। तो जैसे उसने ड्राफ्ट को साइन किया तो वो क्या बन गया, बिल। और किसको लौटाया उसने वो चीज, जेठा को। मैं फिर से पूछता हूं, माल किसने बेचा, माल किसने खरीदा, बराबर। आप लोग उधर से बोलिए, माता रानी सुन रही है। माल किसने बेचा, जेठा ने। माल किसने खरीदा, अय्यर ने। सिक्योरिटी किसको चाहिए, जेठा। बराबर है क्या नहीं। बिल कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, जेठा कौन है, बिल कौन एक्सेप्ट करेगा, अय्यर कौन है, ड्रॉन बाय, ऑन, किसके पास बचा ड्राफ्ट, अय्यर इसको क्या करेगा, रीड करेगा, फिर उसको साइन करेगा, तब वो क्या बनेगा। तो एक्सेप्ट कौन कर रहा है, एक्सेप्ट कौन कर रहा है, यही पॉइंट इधर है, एंड एक्सेप्टेड बाय डेटर्स। अगर आपको चैप्टर समझ आए ना, ये दो पॉइंट को पहले ढंग से समझ जाओगे ना, काम आसान हो जाएगा। ठीक है सर, अभी तक आपने नेगोशिएबल नहीं समझा, इंस्ट्रूमेंट भी समझ में आ गया, बिल है, ड्रॉन बाय क्रेडिटर ऑन डेटर्स एंड सब कुछ समझ में आ गया, ये नेगोशिएबल ट्रांसफर लिखा है, सिर्फ इतना ही समझा। हाँ अभी बता दो। उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाएंगे, यही अमाउंट, सॉरी एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाएंगे, वही अमाउंट हम लोग हर बार कोशिश करेंगे दोहराने की। एक डेट फिक्स करेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से, डेट ऑफ बिल बना देते, जिस दिन हमने माल बेचा उसी दिन हम बिल बनाएंगे। तो अज्यूम करो 1 जनवरी 2019 का डेट। अय्यर ने कितने महीने मांगे थे, सर 6 महीने। तो 6 महीने बाद ड्यू डेट क्या आएगा, तो 6 महीने ऐड कर दिया पहले मैंने, कितना हो जाएगा 1/7/2019, एक महीना, 1 + 6 7 हो गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोस, इंडिया में जब कभी भी कोई आप टाइम पे पैसा मांगो, आपको टाइम पे पैसा नहीं मिलता, तो आपको 3 दिन एडिशनल लगता। तो ये हो गया 4/7/2019। सर ये क्या है ये 3 दिन, ये 3 दिन को हम लोग बोलते हैं ग्रेस डेज। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेस डेज, समझे। सर ये सब क्या है, ये दिस इज कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट बेटा। सर ये अभी सिखा रहे हो, नहीं ये अभी नहीं सिखा रहे हो बेटा, इसका आराम से एक लेक्चर में सीख लेंगे। फिलहाल ये क्या था मालूम है इंपॉर्टेंट, मैं अभी आपको जो एग्जांपल समझाने वाला उसके लिए इंपॉर्टेंट। माल कब बेचा, 1 जनवरी। ये 6 महीना क्या है, ये 6 महीना है क्रेडिट पीरियड। 6 महीने ऐड होके क्या मिलता है, नॉमिनल ड्यू डेट। 3 दिन ग्रेस ऐड हो जाए तो क्या मिलेगा, लीगल ड्यू डेट। तो बस जब मैं ड्यू डेट बोलू ना, तो प्लीज यही पकड़ लो। ओके थैंक यू। तो यहां से शुरू करता हूं टाइमलाइन। 1 जनवरी 2019, ड्यू डेट क्या है, 4 जुलाई 2019। इस बीच में कुछ ना कुछ हो सकता है, ध्यान दीजिए। इस दिन आपने सेल किया, इस दिन आपका ड्यू डेट है, इस बीच में वो महीने जो ऐसे खाली आ रहे 6 महीने। ओके तो शुरू करें अपनी कहानी हम लोग। जेठा ने माल बेचा, कितने का, 9 लाख रुपए। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए उधारी पे बेचा। जेठा ने माल बेचा अय्यर को। यही हम लोग कैरेक्टर, मतलब यही हमारे 2 कैरेक्टर चलते रहेंगे हर एग्जाम्पल में। जेठा कौन है, सेलर, अय्यर कौन है, परचेजर। आया ना। जेठा के लिए, जेठा ने क्या दिया उसको, गुड्स। कैसे दिया, क्रेडिट। किसको, अय्यर। तो फॉर अ टाइम बिंग अय्यर क्या बन गया, डेट। अय्यर के लिए जेठा क्या बन गया, क्रेडिटर। सिक्योरिटी किसको चाहिए, किसको चाहिए सिक्योरिटी, सर जेठा को चाहिए। तो कहने से जेठा ड्राफ्ट बनाएगा, हाँ या ना। ड्राफ्ट बना के किसको देगा जेठा, अय्यर को देगा। अय्यर उसको क्या करेगा, सर रीड करेगा। रीड करके अगर उसको सब कुछ सही लगा तो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, हाँ या ना। जैसे एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, वो ड्राफ्ट बिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बिल बन जाएगा। और वो किसको लौटा रहा है, अय्यर यही चीज जेठा को। तो सर अय्यर के पास एक कॉपी रहेगी, डेफिनेटली बेटा 2 कॉपी रहती है। एक वो जेठा को ओरिजिनल लौटा देगा, खुद के पास एक कॉपी रख लेगा। फाइन, यहां तक काम हो गया बेटा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये सब तामझाम
कब हुआ मालूम है क्या? सिर्फ इसी दिन पे, इसी दिन पे ये सब तामझाम हुआ। अब अचानक से जेठा को पैसे की जरूरत पड़ गई, अचानक से। क्या वो अय्यर से बीच में पैसा मांग सकता है? सब मांगने के लिए तो मांग सकता है, लेकिन अय्यर दे पाएगा क्या? नहीं सर, कैसे दे पाएगा? वो बेचारे के पास नहीं था, इसलिए तो उससे 6 महीना मांगा ना। तो हाथों हाथ वो आपको कैसे पैसा देगा? वो तो बोला है ना, मैं आपको 4 जुलाई को पैसा दूंगा। तो डोंट यू थिंक जेठा अभी फंस गया हो तो ऑन द स्पॉट? मतलब समझो जेठा को फरवरी में पैसे की जरूरत पड़ेगी, जेठा तो फंस गया ना एकदम से। तो व्हाट जेठा डज, जेठा नोज दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी एक्ट होता है 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या है? ये 1881, ये सरकारी है। तो हम ये बिल लेके जाते हैं किधर? जेठा ये बिल लेके चला गया बाहर और बैंक को दे दिया। बैंक को जाके बोलता है 9 लाख रुपए का बिल है, इसको डिस्काउंट करो। तो आप लोग ने वो एआई में सुना होगा ना, बिल ऑफ एक्सचेंज है। हाँ, वैसे तो जेठा ये बिल लेके चला जाता है बैंक में डिस्काउंट कराने। बैंक बोलता है फाइन सर, बिल 9 लाख रुपए का है, हम आपको 8,90,000 रुपया दे देते, 10,000 रुपया नहीं देंगे। बिल कितने का था? 9 लाख। अब बताओ बिल कितने का था? जेठा को कितना मिला? कितना नहीं मिला? जो नहीं मिला वो जेठा के लिए क्या है? काइंड ऑफ लॉस। प्लीज ये सब चीजें आपके मन में आती है बिंदास बोलने का। ये क्या है जेठा के लिए? लॉस। ये लॉस को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। जेठा ने बिल डिस्काउंट किया ना। डिस्काउंट का मतलब क्या? थोड़ा कमती में किया। 9 लाख का बिल की जगह में 8,90,000 मिल गया। आया ना? पक्की बात। तो देख ध्यान से क्या किया जेठा ने? बिल को ट्रांसफर कर दिया। किसको? बैंक को। बैंक को ट्रांसफर कर दिया। अब ये क्या है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सर ये तो ड्यू डेट है। तो बस सिर्फ बेसिक कुछ सवाल आखिरी पूछता हूं। ड्यू डेट पे पैसे मांगने कौन जाएगा? अय्यर भाई से। अय्यर भाई से पैसे मांगने कौन जाएगा? आपके मन में आंसर होगा सर जिसके पास बिल होगा वही जाएगा। तो गया कौन? बैंक गया अय्यर के पास। तो क्या अय्यर बैंक को पैसे दे देगा? सर देगा, अगर बैंक साथ में बिल लाएगा तो। बराबर ना? बैंक खाली हाथ नहीं जाता, बैंक बिल लेके जाता है, क्योंकि अय्यर बैंक को नहीं जानता। अय्यर उसी को पेमेंट करेगा जिसके पास वो बिल होगा। तो अय्यर ने पेमेंट कर दिया, कैश बोलो चेक बोलो कैसे भी पेमेंट कर दे, फाइन। हाँ क्या ना? हु इज द होल्डर ऑफ द बिल राइट नाउ? बैंक। कौन है उसका लीगल ओनर अभी बिल का? बैंक। पॉइंट समझ आ रहा है बेटा? ये पूरे सिनेरियो मतलब ये जो अभी इधर किया ना, ये बिल लेके गया पैसा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑनर्ड ऑफ बिल। क्या बोलते हैं बेटा? ऑनर्ड ऑफ बिल। समझा? अब मैं आपको कुछ थ्योरी समझाता हूं, ठीक है, ताकि ये एक लेक्चर आपको लगे यूजफुल रहे। तो यहां पे दिख रहा है आपको थियरी लिखी हुई है, ये आपको नोट डाउन करना है, वो नहीं। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इट इज अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। चेक भी एक तरीके का प्रोमिसरी नोट ही होता है बेटा। आप एक चेक बना के किसी को दे दो, उसको पैसा नहीं मिले, बाउंस होगा, तो आप पे केस कर सकते हैं। इसलिए तो रिटर्न एग्रीमेंट जैसा हो गया ना बेटा ये। हाँ या ना? इट इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। It is drawn by creditor on his debtor and accepted by debtor. क्लियर? आगे देखो क्या है, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन में तो पूरे चैप्टर का मीनिंग होता है। वैसे मैंने अभी तक आपको सिर्फ एक डिस्काउंट समझाया, और भी चीजें होती है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये देखो। Section 5 of the Negotiable Instrument Act 1881. A bill of exchange is an instrument in writing unconditional order signed by the maker directing, देखो signed by the maker, जिसने बिल बनाया ना वो पहले साइन करेगा,
डायरेक्टिंग सर्टन पर्सन टू पे सर्टन सम ऑफ मनी। मतलब वो एक बंदे को बोल रहा है, जैसे जेठा ने अय्यर को बोला कि तू मुझे इतना इतना पैसा देगा, और द ऑर्डर ऑफ द सर्टन पर्सन, मतलब याद है बिल किसने बनाया था? जेठा ने। किस पे? अय्यर पे। तो उसने लिखा होगा ना तू मुझे इतना इतना पैसा देगा, मुझे मुझे मुझे, मतलब अय्यर को बोला तू जेठा को पैसे देगा। लेकिन जेठा और भी चीजें लिखता है, देखो, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन। क्या लिखा है? और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? जेठा बोलता है कल को ये बिल मैं अगर किसी और को दे दूं और वो ये बिल लेके आपके पास आएगा पैसा मांगने, तो आप उसको पेमेंट करोगे। समझे कि नहीं? और द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब बिल। क्लियर? ये थोड़ा आइडिया मिल जाता है बेटा इन सब का, और थोड़ा ऑब्जेक्टिव में ये सब काम आता है। ऑब्जेक्टिव में ये भी काम आता है, ये पॉइंट दिख रहा है, ये काम आता है ऑब्जेक्टिव में, ये भी काम आता है। नंबर ऑफ पार्टीज की बात करें तो इधर 3 पार्टीज है, एक ड्रॉवर, एक ड्रॉवी, एक पेई। 3 पार्टीज है बेटा, ठीक है। ड्रॉवर वो होता है जो मेकर ऑफ द बिल हो। आप ही बताओ, हम लोग जानबूझ के ये एक ही नाम रखने, जेठा अय्यर, जेठा अय्यर। बताओ जेठा अय्यर में बिल कौन बना रहा है? बड़ा मिस जेठा। तो डोंट यू थिंक जेठा कौन हो गया? ड्रॉवर, है या नहीं? ड्रॉवर इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रेडिटर। बिल कौन एक्सेप्ट करा था? अय्यर। देखो, ड्रॉवी वो होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है, ड्रॉवी वो होता है जो डेटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में याद रखने। ये कौन है? देखो ये क्या लिखा है, पहले वो पढ़ते। कौन है नहीं पूछ रहा, मैं सिखाएगा सर। क्या लिखा है? पेई। पेई मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो पैसा रिसीव करेगा, वो पर्सन जो पैसा रिसीव करेगा। अब आप मुझे बताओ, इस केस में देखो, जेठा ने गुड्स बेचा, ड्राफ्ट बनाया, अय्यर को दिया, अय्यर ने बिल को पढ़ा और लौटाया जेठा को। जेठा को पैसे की जरूरत पड़ी, वही वो बिल लेके गया बैंक में। अब ड्यू डेट पे पैसा किसको मिल रहा है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर बैंक को मिल रहा है। बैंक गया, बैंक को पैसे मिल गए, तो पेई कौन हुआ? सर पेई का मतलब क्या है? पेई वो होता है जो पैसा रिसीव करता है, द वन हु रिसीव्स द मनी। तो बताओ हु इज द पेई? सर बैंक इज द पेई। बैंक इज द पेई। समझ आया? आया ना? तो मैं एक और चीज बता रहा हूं, उसके बाद में वो पेई पे आता हूं। इधर देखिएगा, ओ सॉरी, जेठा ने गुड्स दिया अय्यर भाई को, सेलर, परचेजर, डेटर, क्रेडिटर, ड्राफ्ट बना, अय्यर ने पढ़ा, बिल हुआ, किसको दिया उसने? जेठा को दिया। अब देखो, ये आपका टाइमलाइन था, याद है आपको? हाँ, इस दौरान बीच में पिछली बार क्या हुआ था? जेठा को पैसे की जरूरत पड़ गई थी। यहां पे इस केस में जेठा को कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, तो जेठा बिल को किसी और को देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, बिल अपने पास ही रखेगा। तो ड्यू डेट पे अय्यर से पैसे मांगने कौन जाएगा? सर जेठा जाएगा। खाली हाथ जाएगा? बिल लेके जाएगा। किस अय्यर को पैसे दे देगा? हाँ। तो इस बार पैसे किसको मिल रहे हैं? हु इज रिसीविंग द मनी? हाँ या ना? पिछली बार पैसे किसको मिल रहे थे? पिछली बार किसको पैसा नहीं मिल रहा था? ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मिल रहा था, बट किसको पैसा मिल रहा था? बैंक। हाँ या ना? डन यहां पे। तो अभी इधर बताओ, यहां पे जेठा कौन है? सर ड्रॉवर है। कौन है? ड्रॉवर। क्लियर? तो देखो इधर ये पॉइंट देखो क्या लिखा है। पे इज अ पर्सन हु रिसीव्स द मनी। पे इज अ पर्सन हु रिसीव्स द मनी। हाँ या ना? ड्रॉवर एंड पेई मे और मे नॉट बी द सेम। ड्रॉवर और पेई कभी कभी सेम हो भी सकते हैं, कभी कभी सेम नहीं भी हो सकते। सर मतलब क्या? याद है वो बिल, हमने बिल डिस्काउंट किया था बैंक में, ड्रॉवर कौन था? जेठा। बट पैसे किसको मिल रहे थे? बैंक को। तो क्या ड्रॉवर उस टाइम पे पेई था? जेठा उस टाइम पे पेई था? नहीं। लेकिन एक टाइम था दूसरे वाले एग्जांपल में जहां पे देखो मैं दिखा देता हूं इधर। इस केस में ड्रॉवर को पैसे मिल रहे क्या? नहीं। बट इस केस में ड्रॉवर को पैसे मिल रहे क्या? हाँ।
तो यहां पे ड्रॉवर और पेई सेम हो सकते हैं, बट यहां पे ड्रॉवर और पेई सेम नहीं है। यही हमारे ऑब्जेक्टिव में काम आ जाए। ड्रॉवर एंड पेई मे और मे नॉट बी सेम। ड्रॉवी और पेई तो कभी भी सेम नहीं होता। क्या अय्यर खुद को पैसे देगा? नहीं। क्लियर यहां तक? अब याद है आपको, मैंने बताया था जेठालाल एक ड्राफ्ट बना के अय्यर को देता है। हाँ, अय्यर इसको क्या करता है? पढ़ता है। अगर उस पे 9 लाख रुपया और 6 महीना बराबर लिखा है तो क्या अय्यर उसको एक्सेप्ट करेगा? हाँ करेगा। तो उसमें कोई चेंजेस हो रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? जनरल। व्हेन ड्रॉवी यानी कि अय्यर accepts the draft without any changes or condition is called general acceptance. क्या बोलते हैं? जनरल एक्सेप्टेंस। मतलब जो मैंने, मतलब अय्यर ने मेरे को जो जो बोला था मैंने वो लिख के बनाया, अय्यर ने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया। फाइन। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऐसा है कि अय्यर ने कितना बोला था अमाउंट बिल का? बोलो बोलो। 9 लाख। कितने महीने के लिए बोला था? 6 महीने। तो सोचो, मैंने 9 लाख की जगह 90 लाख लिख दिया, पर 6 महीने ही लिखे, और इधर जेठालाल लिख के साइन कर दिया। अय्यर इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बताओ। द आंसर इज नो। नहीं करेगा। बट ऑब्वियस नहीं करेगा। उसका थोड़ी पागल थोड़ी ना अय्यर। अय्यर इज अ साइंटिस्ट, तो करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में लोग क्या सोचते हैं? सर वो रिटर्न करेगा, जेठा को बोलेगा नया बिल बना के दे, बट ऐसे नहीं करे। अय्यर को क्या करना चाहिए स्मार्टली? अय्यर बोलेगा मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं जेठालाल, बट ऐसा लिखने का, एक्सेप्टिंग फॉर 9 लाख ओनली। अय्यर मतलब एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन अपना चेंजेस करके। हाँ या ना? तो चेंजेस किया ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। When drawee accepts the bill with certain qualification यानी changes to the order of drawer. Order of drawer मतलब जो ऑर्डर ड्रॉवर ने बनाया था ना, उसमें कोई चेंजेस करके कर रहा है, उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये समझते। यहां तक तो आराम से समझेगा। टेन्योर ऑफ बिल क्या होता है? टेन्योर ऑफ बिल मतलब क्रेडिट पीरियड। ड्राफ्ट, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड ड्राफ्ट। ग्रेस डेज, जो एक्स्ट्रा डेज दिया जाता है ना सरकार की तरफ से, 3 दिन एक्स्ट्रा डेज अलाउड बाय लॉ अबाउट द टर्म ऑफ बिल। हाउएवर ग्रेस डेज आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ एट साइट ऑन डिमांड। ये छोड़, ठीक है, ये हो जाएगा कब? अब देखो, आप सबको पता है ड्यू डेट आप कैलकुलेट करते हो। अगर ड्यू डेट आपका 26 जनवरी को आ गया या 15 अगस्त को आ गया या 2 अक्टूबर को आ गया, क्या उस दिन बैंक्स चलती है? सर उस दिन तो मार्केट भी बंद रहे। सब लोग सोसाइटी में इस दिन समोसा खाते, इस दिन समोसा खाते। इस दिन समोसे नहीं मिलते सर। इस दिन तो हम लोग ने दृश्यम देखा है कि विजय और उसका परिवार बाहर गए थे, ठीक है नहीं? है ना? सो अगर आपका ड्यू डेट इन डेज पे फॉल होता है तो इस दिन तो बैंक बंद रहती है, आपको पहले से ही पता है। तो आपका ड्यू डेट ये नहीं रहेगा, इनके एक दिन पहले का हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट डिक्लेयर हॉलीडे है ना, ये सब एक दिन पहले का हो जाए। तो देखो क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं इधर। देखो पहले तो ड्यू डेट ऑफ द बिल और डेट ऑफ मेच्योरिटी। डेट ऑन विच बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट इज कॉल्ड ड्यू डेट। जिस दिन पैसा मांगूंगा उस दिन ड्यू डेट होता है। अब देखो इधर पॉइंट नंबर 1, इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे, क्या लिखा है? इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे देन पेमेंट ऑफ द बिल इज मेड ऑन प्रिसीडिंग वर्किंग डे। अगर ड्यू डेट फॉल होता है पब्लिक हॉलीडे पे, देन पेमेंट ऑफ द बिल इज मेड ऑन अ प्रिसीडिंग वर्किंग डे। मतलब अगर ड्यू डेट पे आपका मालूम पड़ गया 26 जनवरी को हमारा ड्यू डेट है, मेरे को उस फलाने फलाने पर्सन से पैसे लेने हैं, तो मैं उस दिन उससे मांग कर सकता ही नहीं। मुझे पता है उस दिन तो छुट्टी रहेगी, वो तो मना कर देगा, आज तो बैंक बंद है, तो मुझे पहले से ही पता है, तो मैं उसके एक दिन पहले ही पैसा मांग। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, क्योंकि आपको पहले से पता है 26 तारीख को छुट्टी है,
तो देखो देन द पेमेंट ऑफ द बिल इज मेड ऑन द प्रीसीडिंग मतलब एक दिन पहले और वर्किंग डे होना चाहिए अब अभी। एग्जाम्पल इफ पेमेंट फॉल ऑन 26 जैन, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, जो कि क्या है गवर्नमेंट हॉलीडे, तो उसका वर्क एक दिन पहले का डेट क्या होगा? 25 जनवरी, 14 अगस्त और 1 अक्टूबर। अब प्लीज ये नहीं मत बोलना कि 14 अगस्त है तो सर पाकिस्तान का भी इंडिपेंडेंस डे है। बाबा उनके लिए उनका वो गवर्नमेंट हॉलीडे है, ये हमारा गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं बनता है ना बाबा। हमारा गवर्नमेंट हॉलीडे 15 अगस्त है ना। फिर क्या है इधर पॉइंट नंबर 2, इफ ऑन ड्यू डेट इमरजेंसी हॉलीडे इज डिक्लेयर्ड। आप सबको पता है अगर अचानक से लॉकडाउन लग गया, तो आपको पता था कि लॉकडाउन लगने वाले? नहीं। तो ड्यू डेट अगर बीच में आ गया तो क्या करोगे? सर जैसे लॉकडाउन खत्म होगा मैं तुरंत पैसा मांगूंगा, राइट। यानी आपको पहले तो पता था ना ये डेट पे मेरा ड्यू डेट आ रहा है, बट उस दिन कुछ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई थी, जैसे अपना कोविड का लॉकडाउन है ना। तो कोविड का लॉकडाउन हुआ, वैसे तो वो बोला था तभी 21 दिन का होगा, बट हम एज्यूम करते 3 दिन का इमरजेंसी लॉकडाउन दिया था, तो 3 दिन बाद वाले डेट पे मैं पैसा मांग लूंगा। वही लिखा है देखो, इफ ड्यू डेट इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर, इफ ऑन ड्यू डेट इमरजेंसी हॉलीडे इज डिक्लेयर देन द पेमेंट विल बी मेड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। यानी कि इमरजेंसी हॉलीडे 12 और 10 अगस्त को हुआ तो पेमेंट विल बी 13 अगस्त या फिर 11 अगस्त। ठीक है, आज के लिए इतना ही ठीक रहे। बाय बाय।